नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा आयोजित प्रवक्ता चयन परीक्षा यूपी पीजीटी परीक्षा सन 2004 का प्रश्न पत्र है। उस प्रश्न पत्र का हम व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे और ये सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं। प्रश्नों की संख्या 125 प्रश्न है और सभी हिंदी विषय के प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे और इससे आगे आने वाली परीक्षाओं में भी ये महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? और सही उत्तर है 1, भारत भारती सम्मान। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है? उनको प्राप्त हुआ है संपूर्ण रचनाक्रम में समस्त उनकी रचनाएं। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी रचना विशेष पर प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि उनके संपूर्ण रचनाक्रम यानी संपूर्ण साहित्य पर हिंदी साहित्य में योगदान हेतु 1972 से 91 की अवधि 1952 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार ने मिला है। किसको? नरेश मेहता जी को। इनकी प्रमुख कृतियां हैं 1, पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, पिछले दिनों, रंगे पैरों, मेरा समर्पित एकांत, उत्सव, तुम मेरा, मौन हो, आखिर समुद्र से तात्पर्य, देखना एक दिन, अरण्या, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रभात पर, सबरी और प्रार्थना पुरुष। तो संशय की एक रात नरेश मेहता की महत्वपूर्ण रचना है। इस रचना से बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? और सही उत्तर है सीढ़ियों पर धूप। सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह है। रघुवीर सहाय के अन्य काव्य संग्रह हैं आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, और कुछ पते कुछ चिट्ठियां, हरी घास पर क्षणभर, अरियो करुणा में प्रभामय, आंगन के द्वार पारद्वार। ये अज्ञेय के काव्य संग्रह हैं। प्रश्न संख्या 4 है, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? सही उत्तर है पूर्वोक्त सभी। छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति का प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी इसी समय हुई, और मार्क्सवादी प्रभाव। प्रगतिवाद के जन्म में उपयुक्त सभी का योगदान है, अतः छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति ने भी प्रगतिवाद के जन्म में योगदान दिया। 1936 में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयास से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो चुकी थी तथा प्रगतिवाद मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर चला। अगला प्रश्न है, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ? और सही उत्तर है श्री मुकुटधर पांडे। सन 1920 में जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा पत्रिका, एक पत्रिका निकलती थी जबलपुर से जिसका नाम था श्री शारदा पत्रिका। इस पत्रिका के जुलाई और सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 1920 के अंकों में हिंदी में छायावाद शीर्षक से पंडित मुकुटधर पांडे के 4 लेख प्रकाशित हुए। इससे ध्वनित होता है कि छायावाद नाम सन 1920 से पूर्व चल निकला था। प्रश्न संख्या 6, निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ। सिद्ध साहित्य का प्रणयन मागधी अवहट्ट में हुई, जिसमें संध्या शब्दों का बाहुल्य है। इनके साहित्य मुक्त शैली में लिखे गए। इसके अलावा सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। इनकी रचनाएं चर्यापदों तथा दोहों में हुई तथा सिद्धों में सबसे पुराने लेखक सरहपा माने गए। प्रश्न संख्या 7 है 7, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? और सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। सन 1935 ईस्वी में एम फास्टर के सभापतित्व पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। सन 1936 में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में
इस संस्था की शाखा प्रगतिशील लेखक संघ खुली। 1935 में ये एम फस्टर सभापतित्व प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिवेशन कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। तो जिसकी सदस्यता इन दोनों ने की, मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीद। फिर उन्होंने 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद्र को बनाया गया। लखनऊ में प्रथम अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद्र ने की। प्रेमचंद्र, रविन्द्रनाथ ठाकुर, पंत निराला एवं नवीन बालकृष्ण शर्मा नवीन लेखक एवं कवियों ने इसमें सक्रिय योगदान दिया। निम्नलिखित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारित कीजिए। सही उत्तर है 3 रहीम, घनानंद, रसलीन और ठाकुर। रहीम दास का जन्म लाहौर में सन 1556 ईस्वी में हुआ तथा मृत्यु 1627 ईस्वी के लगभग हुई। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में तथा मृत्यु 1739 ईस्वी में हुई थी। रसलीन का समय सन 1666 से 1750 है तथा ठाकुर का जन्म बुंदेलखंड में 1823 ईस्वी में हुआ। यह स्रोत लिया गया है प्रतियोगिता साहित्य सीरीज डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यांजलि तथा हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी की पुस्तक से। यहाँ पर पुस्तकों के स्रोत भी दिए हुए। अगर आपको कहीं ये लगे कि प्रश्न गलत है या प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया गया तो आप इन पुस्तकों के उन पृष्ठों पर जाकर उत्तर की सही जांच कर सकते हैं। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम था। सही उत्तर है 1 वासुदेव सिंह। त्रिलोचन का पूरा नाम वासुदेव सिंह था। त्रिलोचन की प्रमुख रचनाएं हैं मैं उस जनपद का कवि हूँ, शब्द, धरती, मिट्टी की बारात, ताक से तपाए हुए दिन तथा चंपा एवं नगई महारा। निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? सही उत्तर है 3 भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार सालभद्र सूरी हैं। इस ग्रंथ में भरतेश्वर और बाहुबली का चरित्र वर्णन है। ये दोनों चरित्र नायक संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश में भी काव्य रचना के विषय रहे हैं। खुमार रासो दलपति विजय की रचना है तथा राजस्थानी भाषा में लिखी है। ढोला मारूर दुहा एक लोक भाषा काव्य है और मधुकर कवि द्वारा रचित है। जस मयंक जस चंद्रिका अभी तक उपलब्ध नहीं है। निम्नांकित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? सही उत्तर है स्वामी हरिदास। कुंभन दास, परमानंद दास शीतु स्वामी हैं और स्वामी हरिदास जी हैं वो अष्टछाप के कवि नहीं हैं। स्वामी हरिदास जी ने हरिदासी या सखी संप्रदाय की स्थापना की। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठल नाथ ने की थी। प्रश्न यहाँ से भी आता है कि अष्टछाप की स्थापना का जो वर्ष है वो क्या है, किस वर्ष में हुई थी? तो 1565 आपको याद रखना है। अष्टछाप के कवि हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, शीतु स्वामी और चतुर्भुज दास। इनमें से प्रथम 4 कवि यानी कुंभन, सूर, परम और कृष्णदास ये वल्लभाचार्य जी के तथा शेष 4 गोस्वामी विठल नाथ जी के शिष्य थे। तो यहाँ पर ये प्रकार से भी प्रश्न आता है कि वल्लभाचार्य जी और विठल नाथ जी का क्या संबंध था? तो पिता और पुत्र का। वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं विठल नाथ जी। विठल नाथ जी ने ही अष्टछाप की स्थापना की थी और ये 8 कृष्ण भक्त कवि श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन गाया करते थे और 8 पहर की वहाँ पर उनकी सेवा किया करते थे वृंदावन में। निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान नामक ग्रंथ के लेखक नामवर सिंह हैं। इनकी अन्य ग्रंथ हैं कहानी और नई कहानी, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना तथा आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। कविता करके तुलसी न लसी, कविता लसी पा तुलसी की कला। यह प्रशंसात्मक उक्ति किसने लिखी है? और सही उत्तर है सेकंड अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 जो मूलतः नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया।
आरंभ में ही आचार्य शुक्ल ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया और कहा कि साहित्य जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है और सही उत्तर है अज्ञेय। अज्ञेय प्रगतिवाद के कवि नहीं, ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक एवं प्रमुख कवि हैं। नागार्जुन, दिनकर एवं मुक्तिबोध प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। यद्यपि मुक्तिबोध प्रयोगवाद के भी कवि रहे हैं, परंतु वे मुख्यतः प्रगतिवाद के ही कवि हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं ईशा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी या उदय भानचरित के लेखक ईशा अल्लाह खां हैं। लल्लू लाल ने प्रेम सागर, सदा सुखलाल ने सुख सागर तथा सदल मिश्र जी ने नासिकेतोपाख्यान नामक ग्रंथ लिखे हैं। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? और सही उत्तर है फोर रासो साहित्य का। चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है। प्रमुख रासो ग्रंथ हैं पृथ्वीराज रासो, हुमायूं रासो, बीसलदेव रासो, हम्मीर रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो। वीर गाथाओं के रचयिता चारण कहलाते थे। यानी आदिकाल में जो राजाओं की प्रशंसा करने के लिए वीर रस की रचनाएं करते थे, तो उस समय के उनको रासो या चारण कवि थे, उन्हें कहा जाता था। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं मत्स्येंद्रनाथ। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार मत्स्येंद्रनाथ हैं। इस पुस्तक का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद बागची ने किया। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा, पूजा का नाम श्री पिपलीश देव और गुप्त का नाम भैरवानंद नाथ था। घनानंद रीति काव्य की किस धारा के कवि हैं? और सही उत्तर है रीति मुक्त। घनानंद रीति काव्य की रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि हैं। रीति मुक्त धारा के अन्य कवि हैं बोधा, ठाकुर, आलम तथा द्विजदेव। रीति सिद्ध के प्रमुख कवि बिहारी जी हैं तथा रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि चिंतामणि, मतीराम देव, भिकारीदास, जसवंत सिंह और मंडन हैं। भ्रमरगीत काव्य का मूल स्रोत है। सही उत्तर है श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद। भ्रमरगीत काव्य का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत कथा पुराण है, जिसके दसम स्कंद में 46वें एवं 47वें अध्याय में भ्रमरगीत प्रसंग है। भ्रमरगीत से तात्पर्य उपालंब काव्य से है। साहित्य में भ्रमर रस लोलुप नायक का प्रतीक माना जाता है। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? राम सीता संवाद। चाक उपन्यास की लेखिका है मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। यह चाक उपन्यास की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा है। मृदुला गर्ग के प्रमुख उपन्यास हैं कठगुलाब, चितकोबरा, वंशज और अनित्य। ममता कालिया का प्रमुख उपन्यास है बेघर तथा मन्नू भंडारी की रचना है उपन्यास है महाभोज और आपका बंटी। तान सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? सही उत्तर है रघुवीर सहाय। 1943 ईस्वी में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक प्रकाशित हुआ। कब हुआ? 1943 में। इसमें 7 कवि संकलित हैं मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, नेमिचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवी तथा अज्ञेय। स्पष्ट है कि रघुवीर सहाय तार सप्तक में सम्मिलित कवि नहीं हैं। हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? और सही उत्तर है बाबू जुगल किशोर। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक बाबू जुगल किशोर थे। यह पत्र सन 1826 ईस्वी में कलकत्ता से निकलना प्रारंभ हुआ। यह एक साप्ताहिक पत्र था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 ईस्वी में कविवचन सुधा और 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन और बाद में जिसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया था, 1874 में स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधिनी नामक पत्रिका निकाली। बालकृष्ण भट्ट 1870 ईस्वी में प्रयाग से हिंदी प्रदीप का, 1877 में बालकृष्ण शर्मा भट्ट की रचना वो है ये पत्रिका हिंदी प्रदीप। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं और सही उत्तर है आचार्य केशवदास। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार आचार्य केशवदास हैं। केशव ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के सभा कवि थे। इनके अन्य प्रमुख रचनाएं हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी। कवि प्रिया, रसिक प्रिया काव्य शास्त्रीय पुस्तकें हैं। ये कवि रसिक प्रिया और कवि प्रिया ये दोनों रचनाएं काव्य शास्त्रीय हैं। रहीम ने रहीम सत्सई, बरवी नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की है,
जायसी की रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा एवं मसलनामा जैसे ग्रंथों की रचना की है। रसखान ने सुजान रसखान एवं प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ की रचना की है। प्रश्न है रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? और सही उत्तर है वन मिश्र बंधु ने। रीति काल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है, जबकि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को श्रृंगार काल कहा है। इसके अलावा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कलाकाल, आचार्य शुक्ल ने शुक्ल रसाल ने कलाकाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने रीतिकाल को रीतिकाल ही नाम दिया है। केशव कही न जाय का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं और सही उत्तर है तुलसीदास जी। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है और सही उत्तर है वन राहुल साकृत्यायन जी ने। राहुल साकृत्यायन जी ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। आचार्य शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधिकाल एवं चारणकाल नाम दिए हैं। जॉर्ज ग्रेसन ने भी इसे चारणकाल कहा है। इसके अलावा मिश्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल एवं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल की संज्ञा दी है। प्रश्न संख्या 29, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है? सही उत्तर है वन जॉर्ज ग्रेसन। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक जॉर्ज ग्रेसन हैं। फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द लिटरेचर एंदू या हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी नामक ग्रंथ को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, जो वस्तुतः काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। गंग कवि का जन्म स्थान है और सही उत्तर है 3 इटावा। गंग कवि अकबर के दरबारी कवि एवं रहीम के मित्र थे। गंग का व्यक्तित्व भारतीय साहित्य में अनुपम है। 16वीं सदी के गंग कवि की प्रमुख रचना चंद छंद वर्णन की महिमा है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग के पथ प्रदर्शक, विचारक और सर्वस्वीकृत साहित्य नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा। इसको जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। बिहारी के दोहों की चमत्कार पूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से किसने की है? और सही उत्तर है वन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? और सही उत्तर है 4 उपयुक्त बोतल भरकर शराब पीते हैं और पूड़ियाँ खरीदकर खाते हैं। सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? सही उत्तर है 4 रंगभूमि। 1000 पृष्ठों के लगभग रंगभूमि नामक उपन्यास में त्याग, प्रेम और बलिदान का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। इसका प्रमुख पात्र सूरदास महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलता है। इसके अन्य पात्रों में जनसेवक, सोफिया, विनय सिंह इत्यादि हैं। गोदान लिखने से पूर्व तक प्रेमचंद्र जी इसे अपना सर्वश्रेष्ठ उपन्यास मानते रहे। वरदान के प्रमुख पात्र हैं ब्रजरानी, कमलाचरण और प्रताप जो प्रमुख पात्र है। प्रतिज्ञा के प्रमुख पात्रों में प्रोफेसर दीनानाथ, अमृत राय, वकील तथा प्रेमा हैं। गोदान का नायक होरी, अन्य पात्र हैं गोबर, मालती, मेहता, मिर्जा एवं खन्ना। निराला का जन्म कहाँ हुआ था? और सही उत्तर है थी बंगाल। निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 में बंगाल के महिसादल राज्य के मेदिनीपुर ग्राम में हुआ। इनके पूर्वजों का निवास उन्नाव जिले के गढ़कोला नामक गांव में था। निराला की खड़ी बोली की सबसे पहली रचना जूही की कली है। निराला की रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, कुकुरमुत्ता, बेला और नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतकुंज, अपरा, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति। प्रश्न संख्या 36 यानी 36, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है?
और सही उत्तर है लक्ष्मण और उर्मिला की। साकेत गुप्त जी की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसे महाकाव्यों की श्रेणी में रखा गया है। इसकी कथा साकेत अयोध्या को केंद्र बनाकर लिखी गई है। तो प्रश्न कभी कभी इस प्रकार भी आता है कि साकेत में केंद्र किसे बनाया गया? अयोध्या। इस काव्य की सर्वप्रथम विशेषता यह है कि इसकी कथा वस्तु राम और सीता की न होकर उर्मिला और लक्ष्मण की है। उपेक्षिता उर्मिला के महान त्याग का निरूपण करते हुए कवि उसके आंतरिक चरित्र के मार्मिक सौंदर्य का चित्रण करता है। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है और सही उत्तर है श्री हनुमान बाहुक। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ हनुमान बाहुक है। बरवे रामायण की रचना तुलसीदास जी ने अपने मित्र रहीम के आग्रह पर की थी। इसमें प्रयुक्त छंद वही है जो रहीम के ग्रंथ बरवे नायिका भेद में है। विनय पत्रिका नामक अर्जी तुलसी ने कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु की थी। तुलसीदास जी अपने अंतिम समय में बाहु रोग है, उनकी भुजाओं में बहुत दर्द होता था, बहुत पीड़ा होती थी, तो परेशान थे, बहुत पीड़ित थे। तो उन्होंने हनुमान बाहुक उसकी रचना की, ग्रंथ की, जिसमें उन्होंने हनुमान जी से अपनी विनय की है कि मेरी इन बाहों की पीड़ा से मुझे मुक्ति प्रदान दो। साधना की चार अवस्था शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है सूफी साधना से। सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है, उसका एक नाम है आत्मा और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। आत्मा तो स्वयं को ईश्वर के सामने एक बंदे के रूप में प्रस्तुत करती है और बंदा प्रेम के सहारे ईश्वर तक पहुंचने के लिए 4 सोपानों को पार करता है। सूफी मत के अनुसार ये 4 सोपान हैं शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? और सही उत्तर है भिक्षुक। भिक्षुक कविता है, वो लंबी नहीं, छोटी कविता है। सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, ये तीनों कविताएं निराला की लंबी कविताएं हैं। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है और सही उत्तर है सिख साहित्य। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में सिख साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य उपलब्ध है सिद्ध, पर सिख साहित्य हिंदी की आदिकालीन काव्यधारा में शामिल नहीं है। सिख साहित्य भक्ति कालीन काव्यधारा के संत परंपरा के अंतर्गत आती है। संत काव्यधारा में सिख गुरु की रचनाएं उपलब्ध हैं। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? सही उत्तर है शरतचंद्र। आवारा मसीहा उपन्यासकार शरतचंद्र की जीवनी से संबंधित है। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। अन्य साहित्यकारों की प्रशंसित जीवनों में प्रेमचंद आधारित कलम का सिपाही जो अमृत राय ने लिखी है, ये उनकी पुत्र है। निराला पर रामविलास शर्मा कृत निराला की साहित्य साधना और शांति जोशी कृत पंत की जीवनी शांति जोशी ने लिखी है तथा भगवती प्रसाद द्वारा भगवती प्रसाद सिंह प्रणीत कविनाथ गोपीराज की जीवनी मनीषी की लोक यात्रा उक्त क्षेत्र का साहित्यिक श्रृंगार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाकार नहीं है। सही उत्तर है सेकंड हजारी प्रसाद द्विवेदी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था, जबकि सुमित्रानंदन पंत को 1945 से 61 की चिदम्बरा के लिए 1968 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसी तरह रामधारी सिंह दिनकर को 1961 से 65 की कृति उर्वशी के लिए 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तथा महादेवी वर्मा को 1982 का और अज्ञे को कितनी नावों में कितनी बार 1978 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार, नरेश मेहता को संपूर्ण रचना कर्म के लिए 1972 से 91 के लिए 1992 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है सन 1800 ईस्वी में। सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज में भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर के रूप में डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट को नियुक्त किया गया। इन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लू लाल और सदल मिश्र की नियुक्ति की। इसके अतिरिक्त 2 विभूतियां और सामने आईं जिन्होंने खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान दिया। ये है मुंशी सदासुखलाल और ईशा अल्लाह खां। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भक्त सर्वस्व, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुर्य, प्रेम तरंग, सत्सई श्रृंगार, होली, वर्षा विनोद, विजय वल्लरी, मधुमुकुल, उत्तरार्ध, भक्तमाल, प्रेम फुलवारी और दान लीला।
हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी को प्राप्त है, जो वस्तुतः काशी नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया तथा जिसे आगे परिवर्तित एवं विस्तृत कर के स्वतंत्र ग्रंथ रूप प्रदान किया गया। आचार्य शुक्ल के इतिहास के लेखन की दृष्टि से अधिक व्यापक, स्पष्ट, व्यवस्थित तथा यह वैज्ञानिक भी है। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था। सही उत्तर है सेकंड 1829 ईस्वी में। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत सन 1829 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक राजा राममोहन राय थे। यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था तथा साप्ताहिक पत्र था। सन 1826 में जुगुल किशोर के संपादन में कलकत्ता से साप्ताहिक पत्र उदम पाटन प्रकाशित हुआ तथा कलकत्ता से 1934 में प्रजामित्र भी प्रकाशित हुआ। भोलाराम का जीव व्यंग के लेखक हैं। सही उत्तर है 1 हरिशंकर परसाई। भोलाराम का जीव व्यंग हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखित है। परसाई जी का प्रकाशित अन्य ग्रंथ हैं हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का जमाना, वैष्णव की फिसलन, शिकायत मुझे भी है, तुलसीदास चंदन घिसे, निठल्ले की डायरी, ठुठुरता हुआ गणतंत्र तथा मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं। अगला प्रश्न है माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? और सही उत्तर है 1 संस्मरण। यह रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित संस्मरण है। रामवृक्ष बेनीपुरी के अन्य संस्मरण है लाल तारा, गेहूं और गुलाब तथा मील के पत्थर। कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं अमृत राय। यह प्रेमचंद आधारित जीवनी है, जिसके लेखक अमृत राय हैं। विष्णु प्रभाकर ने शरतचंद्र की जीवनी आवारा मसीहा लिखी है। रामविलास शर्मा ने निराला की जीवनी निराला की साहित्य साधना लिखी है। नाखून क्यों बढ़ते हैं रचना के निबंधकार हैं और सही उत्तर है सेकंड हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनकी प्रमुख निबंध हैं अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार प्रवाह तथा कुटज। सरलता के साथ व्यंग, विनोद, प्रियता इनके निबंधों की निजी विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई जी की नहीं है? और सही उत्तर है 1 नेताजी कहिन। नेताजी कहिन मनोहर श्याम जोशी की रचना है। जोशी की अन्य प्रमुख रचना है कुरु कुरु स्वाहा, जबकि भूत के पांव, निठल्ले की डायरी तथा बारात की वापसी हरिशंकर परसाई जी की व्यंग रचना है। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? और सही उत्तर है सेकंड यशपाल। साम्यवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले प्रसिद्ध कथाकार यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन 3 खंडों में क्रमशः 1951, 1952, 1955 में प्रकाशित हुई। यशपाल साहित्य सृष्टा होने के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं। हिंदी के लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर तथा 10 द्वार से सोपान तक शीर्षकों से 4 भाग में प्रकाशित हुई है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पलशनमा नागार्जुन, मैला आंचल, फणिशनाथ रेणु, दिव्या यशपाल, तमस भीष्म साहनी। इस प्रकार ये उपन्यास हैं और ये इनके लेखक हैं। दिव्या यशपाल की रचना है, पलशनमा नागार्जुन, मैला आंचल रेणु और तमस भीष्म साहनी जी का उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी? और सही उत्तर है 3 नया साहित्य। नया साहित्य के लेखक प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। कबीर, अशोक के फूल, कुटज के अलावा हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, ये सभी पुस्तकें हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस से संबंधित है? और सही उत्तर है 4 सभी भारतीय भाषाओं में। सभी भारतीय भाषाओं से है क्योंकि सभी भारतीय भाषाओं में रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान
किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1965 ईस्वी में शांति प्रसाद जैन के द्वारा की गई। ये भी आता है कब हुई, 1965 में। 1965 से ही भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 18 भाषाओं, जो 22 हो चुकी हैं, में किसी भी भाषा के साहित्यकार को उच्च कोटि के सृजनात्मक कृतित्व के लिए प्रतिवर्ष सम्मानित करती आ रही है। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम था? सही उत्तर है सेकंड, इंदु। जयशंकर प्रसाद ने 1911 ईस्वी में ग्राम नामक कहानी अपने मासिक पत्र इंदु में प्रकाशित की। कहानी 1950 पत्रिका के संपादक श्रीपत राय ब्राह्मण के प्रताप नारायण मिश्र तथा सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1903 में संभाला। निम्नांकित में से मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? और सही उत्तर है सुदर्शन। सुदर्शन प्रसाद युगीन कहानीकार है। इनकी पहली कहानी हार की जीत है, जो 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये व्यक्ति केंद्रित कहानियों के रचयिता हैं। दो मित्र, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, एथेंस का सत्यार्थी, पत्थरों का सौदागर, कलम की बेटी तथा तीर्थ यात्रा सुदर्शन की प्रसिद्ध कहानियां हैं। इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय और जैनिन तीनों ही क्या हैं? मनोविश्लेषण प्रधान उपन्यासकार हैं। किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? और सही उत्तर है 4 विचारात्मक। विचारात्मक निबंधों में समास की श्रृंखला होती है। इनमें पूर्वापर संबंध बना रहता है। इन निबंधों में कहीं समास शैली, कहीं व्यास और कहीं निष्कर्ष शैली अपनाई जाती है। आचार्य शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जैनेन्द्र, डॉक्टर नगेंद्र ने बहुत सारे विचारात्मक निबंध लिखे हैं। नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की है। और सही उत्तर है भरत मुनि। भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में एक घटना का उल्लेख किया है। उनके अनुसार देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लेकर 5वें वेद के रूप में नाट्य वेद की रचना की है। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का प्रथम एकांकी 1929 में प्रसादकृत एक घूंट माना जाता है। राम कुमार वर्मा आज के एकांकी के जन्मदाता हैं। उन्होंने ऐतिहासिक एवं सामाजिक एकांकी लिखी और वे अधिकांश में दुखांत हैं। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, सप्तकिरण, कौमुदी महोत्सव वर्मा जी की प्रसिद्ध एकांकियां हैं। निम्नांकित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। और सही उत्तर है रस आखिर तक। यह कुबेरनाथ राय का निबंध है, जबकि सभी विद्यानिवास मिश्र जी की व्यंग्यात्मक रचनाएं हैं, निबंध हैं ये। वेणु कीचक, राघव करुणो, रस विकल, चैत्ररथी, किरण सप्तसदी, प्रिया नीलकंठी, निषाद बांसुरी, गंधमादन, विषाद योग, महाकवि के तर्जनी, पर्ण मुकुट, ये सभी क्या है? कुबेरनाथ राय के निबंध हैं। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? सही उत्तर है सेकंड, श्रद्धा भक्ति। काव्य शोभाया करतारो धर्मा गुणा, काव्य गुण का यह सूत्र लिखा है। सही उत्तर है 3, आचार्य वामन ने। आचार्य वामन काव्य गुण को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि काव्य शोभाया करतारो धर्मा गुणा, अर्थात काव्य के शोभा विधायक धर्म का नाम अलंकार है। कविता का कलेवर शब्द और चैतन्य अर्थ के मूल का कारण गुण है। सुखद खात्म कोरस कहने वाले आचार्य हैं रामचंद्र गुणचंद्र। काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं। सही उत्तर है 4, राजशेखर। काव्य मीमांसा के रचनाकार राजशेखर हैं। भारत की प्रमुख रचना किरातार्जुनीयम। भास की प्रमुख रचनाएं हैं स्वप्नवासवदत्तम, प्रतिज्ञा गंधरायणम तथा प्रतिमा नाटकम। श्रीहर्ष की प्रमुख रचना न्यायसद चरितम एवं सहस किंचरतम है। राजशेखर की कृति है कर्पूर मंजरी। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? और सही उत्तर है 4, शैली विज्ञान। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है? 10। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 बताई है। वो कौन कौन सी? श्लेष, प्रसाद, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सुकुमारता, अर्थ, शक्ति, उदारता और क्रांति।
इन 10 गुणों की स्थिति का निर्देश करते हुए वे पुनः कहते हैं कि वे दोष गुणों के विपर्य स्वरूप होते हैं। आचार्य दंडी भी भरत के ही अनुक्रम में इन्हीं 10 गुणों की चर्चा करते हैं। विवाहानुभाव्याचार्य संयोगादृश निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का है? और सही उत्तर है सेकंड, आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में एक सूत्र रखा है, विवाहानुव्यभिचार संयोगादृश निष्पत्ति। इसका अर्थ है विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है वन विभावना। पंक्ति में विभावना अलंकार है क्योंकि विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ कारण के अभाव में कार्य हो रहा हो। वह बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है और बिना हाथों के विविध कार्य करता है। कारण के अभाव में कार्य होने से विभावना अलंकार होता है। असंगति अलंकार वहाँ होता है जहाँ कार्य और कारण में संगति नहीं होती। दृष्टांत वहाँ होता है जहाँ उपमेय और उपमान और साधारण धर्म बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। जहाँ पर कारण के पूर्व होने पर भी कार्य संपन्न नहीं होता, वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। विवत्स रस का स्थायी भाव है। सही उत्तर है सेकंड, जुगुप्सा। इधर थर्ड होना चाहिए था, सेकंड रहेगा। विवश रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद और घृणा का विवत्स होता है। करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक है। सही उत्तर है 3 उत्तरामचरितम। करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक भवभूतिकृत उत्तरामचरितम है। 7 अंकों के इस नाटक के कथानक का मूल आधार रामायण की उत्तरकांड है। भारवी की किरातार्जुनीयम वीर रस प्रधान ग्रंथ है। मेघदूत कल्पना प्रधान ग्रंथ है तथा कुमार संभव में 17 सर्ग हैं, जिसके कथा में 3 सूत्र हैं। शिव पार्वती विवाह, कार्तिकीय जन्म तथा कार्तिकीय के द्वारा तारकासुर का वध। निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रनति भृंग घंटावली, झरति दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो, कुंजरु कुंज समीर। और सही उत्तर है 3 यमक। अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिलते चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। में निम्नलिखित रस है और सही उत्तर है 3 करुण रस। प्रिय व्यक्ति या वस्तु के विनिष्ट होने से हृदय में उत्पन्न शोक स्थायी भाव करुण रस के रूप में व्यक्त होता है। और पंक्तियों में क्या है? करुण रस है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। आलम्बन उसकी पति की अकाल मृत्यु है। उद्दीपन मुकुट और हल्दी लगे हाथों को देखना। अनुभाव रुदन, संचारी भाव स्मृति, चिंता और विषाद। मगही किस उपभाषा की बोली है? सही उत्तर है 4 बिहारी। मगही बिहारी उपभाषा की बोली है। बिहारी हिंदी की अन्य बोलियां हैं भोजपुरी और मैथिली। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली तथा कन्नौजी। पूर्वी हिंदी की हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जबकि राजस्थानी की हैं मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती तथा मालवी। ग्वालियर की बोली है बुंदेली। ग्वालियर की बोली कैसी है? बुंदेली है। इसके अलावा यह बोली उत्तर प्रदेश के झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, बांदा तथा मध्य प्रदेश में ओरछा, पन्ना, दतिया, चरखारी, सागर, टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बालाघाट तथा भोपाल में बुंदेली बोली जाती है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई थी सही सेकंड मागधी अपभ्रंश से। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है। यह बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। अर्ध मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है? सही उत्तर है कंचन। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी। देवनागरी लिपि को नागर, देवनागर, लोकनागरी एवं हिंदी लिपि आदि नामों से जाना जाता है। आज यह भारत की प्रधान लिपि है।
जिसकी वैज्ञानिकता के कारण इसका प्रयोग हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत आदि बोलियों में यानी भाषाओं में किया जाता है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सही उत्तर है सौरसेनी। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अतः हिंदी की खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। सही उत्तर है 1 अग्रज। महात्मा शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? सही होगा दुरात्मा, महात्मा का दुरात्मा, अदृष्ट का दृष्ट, सज्जन का दुर्जन। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। सही उत्तर है 4 उपयुक्त तीनों, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर। जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द है, वह क्या है? जिगीषा। जीतने की इच्छा के लिए जिगीषा है, जबकि जीने की इच्छा के लिए जिजीविषा। निम्नांकित में से योगरूढ़ शब्द है। सही उत्तर है 4 पंकज। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी की पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी की अन्य बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, तीनों आ जाएंगी इसमें। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। सही उत्तर है 4 राजा लक्ष्मण सिंह ने। मेघदूत जो संस्कृत की रचना है कालिदास की, उनका खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। इसके अलावा इन्होंने रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम का भी अनुवाद किया है। इन्होंने प्रजा हितैषी नामक एक पत्र भी निकाला था। गोधूम का तद्भव है गेहूं। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न व्यंजन में जो रूपांतरण होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। लट लकार किस काल का बोधक है? और सही उत्तर है त्रिभविष्यत काल। लट लकार भविष्यत काल का बोधक है। लट लकार वर्तमान काल और लंग लकार भूतकाल का बोधक है। यदि ए और औ के आगे कोई भी स्वर आए तो इसके स्थान पर क्रमशः अय, अव, आव हो जाता है तो कौन सी स्वर संधि कहलाती है? और सही उत्तर है 3 अयादि स्वर संधि। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? सही उत्तर है 1 कामता प्रसाद गुरु। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? मराल। हंस के पर्यायवाची शब्द हैं भुक्त, भुकु, मराल, सरस्वती, वाहन। ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरैन गए कुमलाए हो, गंगा जमुना बिच रीति परतु है कई कैसे के रंचु विहाई के। उक्त गीत किस बोली का है? सही उत्तर है 1 अवधि। निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज शब्द है? सही उत्तर है 3 फटाफट। निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? और है कोयल। निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? सही उत्तर है 3 पानी। निम्नलिखित में से एक वाक्य क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, वह वाक्य है वह आम खाता है। तू डाल डाल में पात पात का सही अर्थ है। सही उत्तर है 4 चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अकाल पीड़ित में समास होगा। सही उत्तर है 3 तत्पुरुष। अकाल पीड़ित में तत्पुरुष समास है। अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित कर्ण तत्पुरुष से विभक्ति है। इसमें तत्पुरुष समास के अंतिम पद प्रधान होता है तथा विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। सही उत्तर है 4 अनुऐषण। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद अनुधन ऐषण होगा। यह यण स्वर संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित शब्दों में योगरूढ़ शब्द कौन सा है? सही उत्तर है 1 चक्र पाणी। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। उपयुक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? सही उत्तर है 2 उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? सही उत्तर है 2 लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक उचित विकल्प चुनिए।
वाक्य है युवा असंतोष का कारण निरंतर वृद्धि है, और विकल्प है सेकंड भ्रष्टाचार। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? सही उत्तर है सेकंड चमेली। प्राचीन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन। शुद्ध शब्द रूप कौन सा है? तादात्म्य। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? और सही उत्तर है चक्रपाणि। चक्रपाणि विष्णु का पर्यायवाची शब्द है, जबकि शिव के हैं शंकर, उमापति, शंभु, भोलेनाथ, त्रिपुरारी, महादेव, महेश, देवादिदेव, कैलाशपति, मदनाथ तथा चंद्रमौली। कारक के भेद होते हैं 8। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों विशेषतः क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। चिंता एक में वाक्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही शब्द है। चिंता क्या है? एक आदि है, जैसे व्याधि, रोग मतलब आदि। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है आस्तीन का सांप। शत्रु है पर दिखाई नहीं दे रहा, अदृश्य है तो आस्तीन का सांप। अजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? और सही उत्तर है 3, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? सही उत्तर है स्वर संधि। यण संधि का संबंध स्वर संधि से होता है। संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। जय पराजय में कौन सा समास है? सही उत्तर है द्वंद्व समास। बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है अवसर का लाभ उठाना। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दिन। सर्वस्व रूप है, सही उत्तर है षष्ठी का। तव्यत और अनियत प्रत्यय का प्रयोग होता है चाहिए के अर्थ में। नवोड़ा का संधि विच्छेद है नवधन उड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है? सही उत्तर है 3, दशकुमार चरितम। यह दंडी की रचना है। काव्यदर्श, अवन सुंदरी कथा, ये भी दंडी की रचनाएं हैं। कालिदास की रचनाएं हैं कुमार संभव, रघुवंश, ऋतुसंहार, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? और सही उत्तर है 4, कुमार संभव। कालिदास कृत कुमार संभव बृहत्त्रयी में नहीं आता, जबकि भारवी कृत किरातार्जुनीय, माघ कृत शिशुपालवध और श्रीहर्ष की रचना नैषध चरितम महाकाव्य की बृहत्त्रयी में आते हैं। राजतरंगिणी किस कवि की रचना है? सही उत्तर है 1, कल्हण। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? सही उत्तर है 3, उपमा, अर्थ, गौरव एवं पदलालित्य। माघ गुजरात के श्रीमौल नगर के निवासी थे। इनका जन्म ईसा की 6वीं शताब्दी में माना जाता है। इनके बारे में उक्त उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरवम दंडी नाम पदलालित्य माघे संते त्रिगुणा। यानी उपमा कालिदास के लिए उपमा प्रसिद्ध है, उपमा के हैं। भारवी अर्थ गौरव के लिए, दंडी जी है वो पदलालित्य के लिए, और माघ में ये तीनों ही गुण विद्यमान हैं। अर्थात माघ में उपमा, पदलालित्य और अर्थ गौरव तीनों ही गुण समाहित हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कालिदास की रचना है मालविकाग्निमित्रम, दंडी की है दशकुमार चरितम, श्रीहर्ष की है नैषध चरितम और भवभूति की है मालती माधव। जगन्नाथ शब्द में सही संधि है, सही उत्तर है 3, व्यंजन संधि। जगत धन नाथ, जगन्नाथ में व्यंजन संधि है। व्यंजन की 7 स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उसे व्यंजन संधि में रूपांतरण होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। हम इसी प्रकार अन्य प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेंगे और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए हम प्रश्नों को देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।